नमस्कार साथियों। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस के आज 72 एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नवरात्रि की मंगल कामनाएं और इस नववर्ष की हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। आप सभी के लिए ये वर्ष मंगलदायी हो। और आज एक बहुत विशेष दिन है, 2 अप्रैल। इस दिन हमारा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को के रूप में आज के दिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और बहुत समय से मैं एक ऐसे सेक्टर से कनेक्शन अपना रखती हूँ जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ का और एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है, जहाँ मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों पर वर्क करती हूँ, ऐसे बच्चों को अपने साथ सोचती हूँ, रखती हूँ, अपने मस्तिष्क में रखती हूँ, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ स्वयं को महसूस करती हूँ कि जो बच्चे विशेष हैं, हर मायने में विशेष हैं, उनकी कुछ जो आवश्यकताएं हैं वो कुछ बाकी सामान्य बच्चों से भिन्न हैं। तो उन सभी के साथ एक मेरा भावनात्मक जो एक पक्ष है वो होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी हो जाती है। और बाय प्रोफेशन मैं अगर एक ऐसे विभाग से या ऐसे हिस्से से मेरा संपर्क रहता है, तो आज के दिन को भूलना या आज के दिन को इग्नोर कर देना ये असंभव है। तो आज हमारा जो विषय है वो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर ही समर्पित है। और आज का जो पूरा मेरा एक सेशन रहेगा वो पेरेंट्स के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल, काउंसलर्स और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उन सबको पर कहीं ना कहीं उन सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आइए जानते हैं ऑटिज्म ये जो एक शब्द है इसका क्या मायने हैं। वैसे तो बहुत सारा मटेरियल गूगल में इधर उधर जगह जगह पर बुकलेट्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में हम अक्सर ऑटिज्म को सुनते आते हैं। और अब जो ये ऑटिज्म है इसको ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में रख दिया गया है। तो जो हमारा DSM-5 है यानी कि डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जिस पर आधार पर ही सभी प्रोफेशनल्स डायग्नोसिस को देखते हैं कि क्या ये बच्चे की जो या किसी भी व्यक्ति पर जो उसका मनोरोग है या उसकी जो डिसेबिलिटी है वो किस प्रकार से किस सेक्शन में आ रही है। और इसी पर अगर हम उसको और डीप में जाएं तो ऑटिज्म या ASD ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। तो सर्वप्रथम हम इसको ये मान के चलें कि जो ASD है वो एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। और इसको ये मान लेना कि ये एक बीमारी है या ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी है और फिर नहीं रहेगी। अगर ये दिख रही है समय समय पर, अर्ली इंटरवेंशन के समय पर जल्दी अगर आप इसमें इंटरवेंट करवाते हैं, जांच करवाते हैं, अपने एक्सपर्ट से मिलते हैं, तो आपको समय रहते ही इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। अब इसमें जो बच्चा है उस बच्चे के जो मेन पहलू होते हैं जहाँ से उसको हम चिन्हित करते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल की अवस्था में, बल्कि 1.5 से 18 साल की अवस्था में ही वो आपको अपने नाम पर प्रतिक्रिया ना दे, अगर वो बच्चा आप किसी भी आसपास की साउंड में ऐसे अटेंटिव ना रहे, तो आपको वहीं पर अलर्ट हो जाना है और वहाँ पर एक बार इसको सिर्फ मात्र ये ना मानते हुए कि वो कान से कम सुनता है या उसको समझ नहीं आता है या ठीक हो जाएगा देर से, आराम से, ऐसी चीज़ों की अवहेलना ना करें। तो इसमें बच्चे का जो कम्युनिकेशन है, जो उसका स्पीच है और जो उसका अटेंटिवनेस है टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग, टुवर्ड्स देयर नेम, वहाँ पर अक्सर वो बच्चा थोड़ा सा या काफ़ी या पूरी तरीके से 100% प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होता है और नहीं दे पाता। उसके अंदर कुछ ना कुछ ये भी माना गया है, अगर बहुत सारे जो रिसर्चेस हुई हैं, कि ये बच्चे कहीं ना कहीं एक विशेष प्रतिभा को, विशेष प्रकार की प्रतिभा को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। तो
इनका जो डायग्नोसिस होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम मात्र इनको ये ना माने कि ये बोलता नहीं है, समझता तो है मगर बोलता नहीं है। अगर आपका बच्चा सब कुछ समझ रहा है और बोल नहीं रहा है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, कहीं ये ऑटिज्म या एएसडी का मामला तो नहीं है। मैं आज आपको बहुत ही एक सामान्य सी भाषा में और बहुत ही एक आम जन तक ये जो विचार और ये जो चीज़ें समझ में आए, मैं उसी को बहुत हल्का और बहुत सरल करते हुए आज के इस सेशन पर आगे बढ़ती हूँ। आज के हमारे इस सेशन में जब बात ऑटिज्म की कर रहे हैं, एएसडी की कर रहे हैं, तो इससे पहले एएसडी के अंतर्गत ऑटिज्म में और बहुत सारे रेट सिंड्रोम, बहुत सारे अलग ऐसी कंडीशनल चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझा जा रहा था। अब इन सभी को एक ही हिस्से में एएसडी के अंतर्गत ले आए हैं, क्योंकि इसको इसलिए किया गया, एएसडी का मतलब हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से भिन्न है। दो इंडिविजुअल बिल्कुल समान नहीं है, भले ही दोनों को ऑटिज्म हो या दोनों ही एएसडी के अंतर्गत आते हैं। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, इतना बड़ा भेद है, इतनी बड़ी भिन्नताएं हैं कि दो लोगों का कंपैरिजन या उनको सबको एक ही समान तरीके से देखना या समझना ये नहीं पाया गया। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि हर एक इंडिविजुअल को अलग समझना होगा। अब अगर हमें एएसडी को अलग समझना होगा तो हम सबसे पहले इसके कुछ ऐसे तथ्यों को ज़रूर समझ लें कि एएसडी कितना कॉमन और कितना ज़्यादा पाया जा रहा है। ये अक्सर रिसर्चेस बता रही हैं कि ये 68 to 70 बच्चों में एक किसी बच्चे को अक्सर हो जा रहा है। साथ में ये बॉयज़ में ज़्यादा और गर्ल्स के कंपैरिजन बॉयज़ में ज़्यादा फाइंड आउट हो रहा है। इसके साथ साथ इसमें जो इनका सोशल रेसिप्रोकेसी होती है, यानी कि कम्युनिकेशन का आदान प्रदान, की अगर आपसे किसी ने कहा हेलो तो ये बच्चा पलट के हेलो नहीं कह पाता। इसके अंदर एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा अभाव होता है। ये अपनी डेली स्किल्स को कई बार बहुत अच्छे से कर रहा होता है और कई बार बिल्कुल भी नहीं कर पाता। अगर ऑटिज्म में हम और ज़्यादा इसको डीप में जाएं तो यहाँ पर मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि ऑटिज्म कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल सेक्टर में ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अंतर्गत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये हर एक वर्ग में पाया जा रहा है। उच्च वर्ग, पढ़े लिखे माता पिता की संतान या कम पढ़े लिखे माता पिता की संतान, ये क्यों आ रहा है और इसके क्यों ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, उसके बहुत सारे भिन्न भिन्न रीज़न हैं। उसमें बहुत सारा रीज़न हमारी लाइफ स्टाइल का है, जेनेटिक है, बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम हैं जो कि हमारे बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके साथ यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर हम ये सोचते हैं कि ऑटिज़म के लिए कोई दवाई है, ऑटिज़म ठीक हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कि ऑटिज़म पूरा ठीक नहीं होता। हम उसको मॉडरेट है तो माइल्ड तक मैनेज कर सकते हैं, अगर माइल्ड है तो बॉर्डर लाइन तक मैनेज कर सकते हैं, अगर सीवियर है, प्रोफाउंड है तो उसको मैनेज कर सकते हैं उसकी थेरेपीज़ के द्वारा, उसकी ट्रेनिंग स्किल्स के द्वारा। किंतु हम उसको पूरा ख़त्म नहीं कर पाते। थोड़े से निशान, थोड़े से चिन्ह रहते हैं अगर बच्चा किसी भी स्तर पर ऑटिज्म में कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, चाहे वो एडल्ट हो या वो बच्चा हो। बच्चों के केसेस में चिंता इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बच्चा बोल नहीं रहा होता और सभी लोग इस तरफ बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चा बोलेगा कब। कई बार ऑटिज्म में लैंग्वेज और स्पीच का अभाव होने की वजह से, यानी कि उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो अगर आप ऐसे मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में कोई इन्फॉर्मेशन आपने फीड ही नहीं करी है, कोई वहाँ पर उसको कनेक्ट नहीं किया है आपने इंटरनेट से, आपने अपने मोबाइल में कोई कॉन्टैक्ट सेव नहीं किया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी कॉन्टैक्ट का नंबर निकाल पाएँ या उसमें से कुछ चीज़ें ढूंढ पाएँ? सेम ऐसा ही ऑटिज्म के साथ होता है। उसके मस्तिष्क में लैंग्वेज का पूरा अभाव होता है। यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी, स्पीच और लैंग्वेज दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। स्पीच हमारी
वाणी और लैंग्वेज, हमारी भाषा, अगर आप कहीं एक ऐसे जगह पर छोड़ दिए जाएं जिस भाषा को आप नहीं जानते, तो अगर वहाँ के लोग आपसे उसी भाषा में बात करें तो क्या आपके लिए समझना या उस पर जवाब देना आसान होगा? शायद नहीं होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। इसी तरीके से ऑटिज्म होता है, जिसमें वो उस भाषा में जिसमें आप बात कर रहे हैं, वो जिस भाषा में जिससे वो परिचित ही नहीं है, उसको समझना और उस पर जवाब देना वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बच्चे की स्पीच पर काम करना चाहते हैं तो हमें उससे पहले उसकी भाषा पे काम करना होगा, उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग देनी होगी थ्रू द सिम्बॉलिक, थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट वेज। इसमें बहुत सारे थेरेपेटिक जो तरीके हैं उनको यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से हम बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज का, भाषा का विकास करते हैं। साथ में इसके अगर हम इनिशियल सिम्टम्स को जाने, सबसे बेसिक सिम्टम इसका सोशलाइजेशन का पुअर होना, इसका एकांकीपन में रहना, एकांत में ज़्यादा अकेले में रहना, लोगों के साथ रेसिप्रोकेट नहीं करना, आगे बढ़ के प्रतिक्रिया नहीं दिखाना, स्पीच और लैंग्वेज का अभाव होना, और साथ में सेंसरी इश्यूज होना, यानी कि उसको स्मेल को लेकर, टच को लेकर, अपने वातावरण में एक स्पर्श के से संबंधित, साउंड से संबंधित जो आवाज़ें उसकी कानों में आ रही हैं, जो उसको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ इसकी उत्तेजनाएं उस डिफरेंट तरीके से एक्वायर करता है, यानी कि ग्रेस्प करता है। तो आसपास जो भी सेंसरी इश्यूज हैं उसके हमें देखना पड़ता है कि उसको कौन से वाले सेंसरी इशू ज़्यादा उसको परेशान करते हैं, या उनसे ज़्यादा रिएक्ट होता है, ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा होने लगता है, चिड़चिड़ाता है, रोता है, सर पटकने लगता है, हाइपर एक्टिव बिहेवियर शो करता है, हंसता है। तो हमें वो देखना पड़ता है उसके कौन कौन से सेंसरी इश्यूज उसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, या वो उन पर ज़्यादा रिएक्शन देता है। तो इसके साथ साथ जो और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एरिया है कि हमने ये तो जान लिया ऑटिज्म क्या होता है, कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना है। किंतु इसमें एक जो सबसे बड़ा जिम्मेदार पहलू है वो है अवेयरनेस का। अगर हम जागरूक ही नहीं हैं, हम बिल्कुल इस बात पर नहीं अपनी जागरूकता को ध्यान रखते कि हमारे बच्चा या हमारे आसपास का कोई एक व्यक्ति या हमारे स्कूल का कोई बच्चा किसी भी तरीके से किसी एक ऐसी विशेष एक्टिविटी को कर रहा है, समझ रहा है, बोल नहीं रहा है, प्रतिक्रिया अलग दिखा रहा है, तो सबसे पहले अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर हम एक जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, अगर हम एक जिम्मेदार स्कूल मैनेजमेंट में हैं, हम प्रिंसिपल हैं, हम स्कूल काउंसलर हैं, हम टीचर हैं, या हम पड़ोसी हैं, हम सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक किन चीज़ों के लिए? सबसे पहले आप ऐसे फेक लोगों से जागरूक रहिए जो कि किसी भी प्रकार से कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं रखते और ज़बरदस्ती डिसेबिलिटी के बच्चों पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन फेक एजेंसीज को आप बिल्कुल उनसे दूर रहिए। अगर उस एजेंसी के पास कोई भी ऐसा प्रोफेशनल उसने हायर नहीं कर रखा कि वो स्पेशल बच्चों पर, विशेष बच्चों पर, उसमें से स्पेशली ऑटिज्म पर अगर उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, आप बिल्कुल हक रखते हैं, आप उससे पूछें कि क्या आप ऑटिज्म के लिए कोई आपने कोर्स किया है, आपने ऑटिज्म पर कोई समय दिया है, आपने ऑटिज्म से रिलेटेड जो चेकलिस्ट हैं, जो असेसमेंट हैं, उन पर कभी काम किया है। आप उससे पूछ सकते हैं आपके सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो क्या है। अगर नहीं है तो आपको ऐसी फेक एजेंसी से, बहुत से लोग ऐसी सिर्फ हमारा मन कर रहा था हम विकलांगों पर काम करें, हम दिव्यांगों पर काम करें, और वो अपने घरों में अपने छोटे छोटे से इंस्टीट्यूशन डालकर कहीं पर भी हमें और इन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, इन्हें डांस करवा रहे होते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं, इनको अखबार में पब्लिश कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है, अवेयरनेस का पहला हिस्सा है फेक एजेंसी से सावधान। उसके बाद आता है फेक पीपल,
बहुत सारे ऐसे लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में नौकरियां करते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद अपने ही घरों में या उनके घरों में जाकर के, जिनके घरों में विशेष बच्चे हैं, उनके घरों में जाकर उनके बच्चों को संभालने लगते हैं और गलत तरीके से सीखी हुई चीज़ों को वो लगातार उन बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल वे में उनके साथ काम कर रहे होते हैं। ना इससे हमारे ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों या बच्चों का ना तो विकास होता है, ना उनका कोई एक वो इस स्थिति तक पहुंचते हैं कि उनके हम डेवलपमेंटल प्रोफाइल का आकलन कर सकें, और ना ही वो समाज में किसी भी तरीके से एक स्वच्छंदता और एक रिस्पेक्ट के साथ, एक एग्जिस्टेंस के साथ उनका होना हमें लगे कि हाँ ये भी हैं और ये अपनी क्षमताओं के साथ एक रिस्पेक्ट के साथ हमारे समाज का हिस्सा है, ये कभी भी नहीं बन पाते। तो फेक एजेंसीज और फेक पीपल से सावधान रहना है, अवेयर रहना है कि हम अपने बच्चे को किसी भी ऐसे व्यक्ति या किसी भी ऐसी संस्था एजेंसी को ना दें जिसके यहाँ पर कोई भी ऐसा मेंटल हेल्थ या चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोफेशनल उसने हायर नहीं कर रखा हो, उसके पास कोई डिग्री नहीं हो, उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो। साथ में हमको सावधान होना पड़ेगा स्कूल काउंसलर। अक्सर देखा गया है कि हम अपने बच्चे को एक सामान्य इस विद्यालय में उसको इनरोल करवा देते हैं, उसके बाद वहाँ का जो स्कूल काउंसलर होता है मात्र उसने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी से करके आ जाता है, और वो हर प्रकार के विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन स्कूल्स उसको एज अ काउंसलर रख लेते हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट रख लेते हैं, लेकिन उसके पास डिसेबिलिटी पर काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई एजुकेशन उसने ऐसी नहीं ली होती जिससे कि वो डिसेबिलिटी के बच्चों पर काम कर सके। स्कूल्स में काउंसलर्स को सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया है कि वो बच्चों के में अंदर होने वाली व्यवहारात्मक जो उनके मनोभाव की दशा है उस पर उसको वो समझ सकें, और जल्दी समझने के बाद वो रेफर कर सकें संबंधित प्रोफेशनल्स को, जिससे वो उसकी जांच और असेसमेंट कर सकें। किंतु ऐसा नहीं होता। स्कूल काउंसलर लगातार उस बच्चे पर जबरदस्ती काम कर रहे होते हैं, जबकि उनको किसी भी तरीके से नहीं पता होता कि वो कौन सी डिसेबिलिटी से ग्रस्त बच्चा है और यहाँ तक कि उसकी डिसेबिलिटी का स्तर क्या है। स्कूल काउंसलर के बाद आता है स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल का रोल। कभी भी देखा गया है कि हाईली अपने आप को ये दिखाने के लिए हमें अपने सब्जेक्ट से भी अलग कुछ और भी जानकारी है, और हम बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हैं, हम बच्चे के साथ समय बिता सकते हैं, हमारे साथ ये बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, बहुत अच्छे से लिखता है, बहुत अच्छा बिहेवियर करता है। और वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल अक्सर ऐसे बच्चों को प्रिंसिपल के कमरे में कभी किसी स्पेसिफिक टीचर्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, और वो टीचर के साथ इसलिए नहीं एसोसिएट हो रहा कि वो उससे कुछ सीख रहा होता है, वो या तो उसकी स्मेल या तो उसकी कुछ टच उसको लेकर अपने सेंसरी सेटिस्फैक्शन एरियाज को कवर कर रहा होता है, और वो डे बाय डे डिपेंडेंट बन रहा होता है, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता, वो अपनी लाइफ स्किल को नहीं सीख पाता, इवन वो अपनी एजुकेशन में भी आगे नहीं बढ़ पाता। और चूंकि वो बच्चा मैनेज है, चिल्ला नहीं रहा, शोर नहीं मचा रहा, घूम नहीं रहा, तो उसके बाद स्कूल का मैनेजमेंट या टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स सभी ये मान लेते हैं कि बच्चे पर काम हो रहा है। ये मानना सरासर गलत है। इसके साथ ही हमें सावधान होना पड़ेगा ऐसे मैनेजमेंट से और ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट से जो जब उन्हें पता चलता है कि उनके यहाँ एक कोई स्पेशल बच्चा है और उन्हें ये भी जानकारी है कि उनके पास इस फील्ड से संबंधित कोई भी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल उन्होंने अपॉइंट नहीं किया है, तो वो उसको रेफर नहीं करते, उसे अपने यहाँ इंगेज रखते हैं। ये सबसे बड़ी बेईमानी है और सबसे बड़ा अत्याचार है उन लोगों के प्रति जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित हैं, और जो लोग किसी भी प्रकार की किसी ग्रस्तता से ग्रसित नहीं है और उसके बाद भी वो ऐसे लोग बच्चों पर या ऐसे लोगों पर अत्याचार करते हैं और पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं, बच्चे को मिसगाइड करते हैं। तो हमें अवेयर होना होगा। इस आज के दिन में जो ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, इस
अवेयरनेस के डे में मैं आप सब लोगों तक अगर ये अपनी मुहिम को पहुंचा पाऊं कि सावधान होने की ज़रूरत है, तो शायद मैं अपने आप को धनी मानूंगी। आज के हमारे एपिसोड में अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें एक पेरेंट को, एक मैनेजमेंट को, स्कूल टीचर, प्रिंसिपल, काउंसलर, इन सब को, सोशल वर्कर्स, इन सब को क्या जानने की ज़रूरत है, इन्हें क्या जानकारी होनी आवश्यक है, जिसके आधार पर ही ये उस बच्चे पर काम करें या उसको सही जगह पर भेजें। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप उस बच्चे को रिफ़र करें। जैसे ही आपको पता चला है कि किसी एक बच्चे में अमुक किसी स्पेशल तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, या उसका कुछ अलग व्यवहार है, या वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बोल नहीं रहा, समझ नहीं रहा, किसी बात पर अपने रिएक्शन नहीं दे रहा, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले जानना होगा बच्चे के अंदर किस प्रकार की दिव्यांगता है, यानी कि उसकी डिसेबिलिटी का टाइप क्या है। अगर हम PWD एक्ट 2016 को देखें तो वहाँ पर 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को का आकलन किया गया है। 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में हर एक डिसेबिलिटी का अपना एक स्तर है। कई बार मल्टी डिसेबिलिटीज़ भी एक बच्चे में लग रही होती हैं। वो ऑटिज्म के साथ साथ ID भी हो रहा होता है। 5.5 और 6 साल की उम्र के बाद हम उसको विभिन्न अन्य तरीके से असेस करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बच्चे की डिसेबिलिटी को जानें और उसके बाद उस डिसेबिलिटी में उसका स्तर क्या है, वो बॉर्डर लाइन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। उसके स्तर को जानने के बाद उसका मेंटल एज निकालें, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से उसका DQ, SQ, IQ यानी कि सोशल कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट और उसका डेवलपमेंटल कोशेंट, ये सब आकलन करने के बाद उसका पूरा एक कंपोजिट प्रोफाइल बनवाने के बाद हम उसको देखें कि उसमें कौन कौन सी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की अब आवश्यकता हो रही है। तो सबसे पहले हम जब बच्चे की डिसेबिलिटी का स्तर जानने के बाद उसका पूरा थेरेपी प्लान बनवाते हैं या बनाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको परेशान होने की, ये कोई शर्म की बात नहीं है अगर हम बच्चे को रेफ़र करते हैं। अब हम बच्चे का कंपैरिजन ना करें। हमें पता होना चाहिए एक अमुक बच्चा दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर दोनों ही बच्चे ऑटिज्म में हैं तो जरूरी नहीं है कि एक अपनी चीज़ों को किस तरीके से समझता है तो दूसरा भी उसी तरीके से समझेगा। हर एक बच्चे पे अलग स्ट्रेटजी और अलग तरीका ही हमको रखना पड़ता है, उसको देखने का, उसको संभालने का, उसको आगे उसके ऊपर थेरेपी प्लान को एग्जीक्यूट करने का हर बच्चे का तरीका बिल्कुल अलग रखा जाता है। इसके साथ ही ये जान लेना, ये इलनेस नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी इज़ अ कंडीशन, ये एक अवस्था है और हमें इस अवस्था में अपने बच्चे को सिखाना है, मैनेज करना है, उसे सम्मान देना है और उस सम्मान के साथ साथ उस बच्चे को आगे ले जाना है, जिससे वो अपने लाइवलीहुड में अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कार्य कर सके। तो इसके साथ ही हमारा जो एक कांटेक्ट है, अब हम रिफ़र किसको करें, तो कोशिश करें कि आप सही प्रोफेशनल्स को चूज़ करें। सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में आता है कि उसके जो असेसमेंट के लिए हैं, आप सबसे पहले उसको न्यूरो पीडियाट्रिशियंस हैं उनके पास रिफ़र करें। अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की डेवलपमेंटल डिले का हिस्सा है तो उसे सबसे पहले न्यूरो पीडियाट्रिशियन के पास ही जाना चाहिए। वहाँ से न्यूरो पीडियाट्रिशियन को बहुत ही ईमानदारी से, बिना दवाई और बिना झूठा आश्वासन पेरेंट्स को दिए बगैर उसे सीधे उस बच्चे को चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को इमीडिएट रिफ़र कर देना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे CDC सेंटर यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बड़े बड़े सभी मेडिकल कॉलेज में इस्टेब्लिश किए गए हैं। वहाँ पर सभी को एक अवेयरनेस दी गई है। कोशिश करें कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बचें। सबसे पहले अपने बच्चे का फर्स्ट जो आपको एक कंसल्टेंट चाहिए वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, वो भी अच्छे हमारे देश के बड़े मेडिकल कॉलेजेस जैसे एम्स है, गंगाराम है, आप ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस में ज़रूर सबसे पहले एक बार अवश्य जाएं। वहाँ पर उसके बच्चे के सारे असेसमेंट और टेस्ट और जितने भी एग्जामिनेशन होने हैं थ्रू द चेकलिस्ट, थ्रू द ब्लड टेस्ट,
वो सभी कुछ अनिवार्य हो जाएंगे और वहीं से आपके बच्चे की शुरुआत होगी ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पर आपका जो बच्चे का असेसमेंट है और आपके बच्चे का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो शुरू होता है आफ्टर असेसमेंट। आप किसी भी व्यक्ति को जब अपने बच्चे को दिखाते हैं तो आप ये मत मान के सोचिए कि अगर आपने आज एक असेसमेंट करवा लिया तो वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। आपको जितने भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, डेवलपमेंटल असेसमेंट है, वो हर 8 महीने से 12 महीने में रीटेस्ट और रीअसेस करवाने अनिवार्य हैं। जैसे जैसे बच्चे पर काम किया जा रहा है, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ रही है, उसी तरीके से उसका डेवलपमेंटल क्वोशंट, सोशल क्वोशंट और इंटेलिजेंस क्वोशंट भी बढ़ रहा होता है, यानी कि उसकी मानसिक आयु में फर्क आ रहा होता है। जब मानसिक आयु में फर्क आता है तो डेफिनेटली उसके ऑटिज्म के जो स्केल्स के जो पैरामीटर्स हैं वहां पर भी वो अगर मॉडरेट है तो शायद हो सकता है कि अब वो माइल्ड कैटेगरी में चिन्हित किया जाए। बहुत सारी ऐसी चेकलिस्ट हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी अपनी चेकलिस्ट है और बहुत सारी अदर भी चेकलिस्ट हैं। हमारी एम्स ने अलग अपनी चेकलिस्ट बनाई हैं जो कि काफ़ी अच्छी और बहुत ही सटीक होती हैं एएसडी पर, एडीएसडी पर और सीपी वाले बच्चों पर। तो हम एक जब एक्सपर्ट के पास जाएंगे वो ये सारे डिफरेंशिएशन कर पाएगा और भली भांति आपको बता पाएगा कि आपके बच्चे को कौन से स्तर की कौन सी डिसेबिलिटी है और अब हम क्या काम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे पहले जब आपका बच्चा किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल लाइक पीडियाट्रिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट उनके पास अपना पूरा असेसमेंट और पूरा थेरेपी प्लान बनवा लेता है, उसके बाद आरंभ होता है उसका स्पीच लैंग्वेज ट्रेनर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और समटाइम स्पेशल स्कूल काउंसलर। आप अगर डायरेक्ट बिना असेसमेंट के किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास अपने बच्चे को सिर्फ मात्र ले जा रहे हैं तो ये भी गलत है। अगर स्पीच थेरेपिस्ट उसको लेकर बैठा हुआ है विदाउट असेसमेंट तो ये भी गलत है। कोशिश करें कि इस जीवन में जब आप किसी प्रोफेशनल लाइन में आए हैं तो आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी बरतें और आपकी ईमानदारी यही है कि जो आपका क्लाइंट है, जो आपके पास आपसे सेवाएं लेने आया है, आप उसे सही सलाह दें, बिना लालच के, बिना किसी जोड़ तोड़ के गणित लगाए। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि व्यक्ति का, बच्चे का विकास होना चाहिए और उसके विकास के सही पैरामीटर जो हमें किताबों में पढ़ाए गए हैं, जो हमें इथिकल, हमारी इथिक्स में, हमारी मॉरल प्रोफेशनल लाइफ में हमें सिखाए गए हैं, वो क्या होने चाहिए। तो अगर आप पूरा असेसमेंट कराने के बाद ही किसी ऐसे प्रोफेशनल्स के पास जाएं और आपको मल्टी डिसिप्लिनरी असेसमेंट और टीम के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। सिर्फ मात्र ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ उसको अप डाउन और जंप कराकर और ब्लैंकेट में उसकी मसाज करा के उसकी बॉडी में पेंट से उसकी सेंसरी इश्यूज को कंट्रोल करा के अगर आप सोचते हैं कि ऑटिज्म को आप क्योर कर लेंगे या ऑटिज्म से अपने बच्चे को बाहर रहेंगे, ये भी हमारा एक सिर्फ वहम है और हम इस पर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें उसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ रखना पड़ेगा जिसमें उसको टाइम टू टाइम उसका साइकोलॉजिस्ट, उसका चाइल्ड डेवलपमेंटल कंसल्टेंट उसे असेस कर रहा होगा, वो अपने प्लान पर देख रहा होगा कौन सा प्लान उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर एग्जीक्यूट कर रहा है और कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से एक पूरी टीम गठित होती है चाइल्ड डेवलपमेंटल एक्सपर्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोपीडियाट्रिशियन के अंडर में। तो आप सोचें कि सारा काम आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट कर लेगा क्योंकि आपके बच्चे की समस्या सिर्फ मात्र बोलना है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके साथ साथ आपके जो उद्देश्य हो, अगर आप ऑटिज्म पे काम कर रहे हैं तो आपके जो उद्देश्य होने चाहिए वो ये कि वो अपने जो जीवन है जिसमें सवेरे से लेकर रात तक वो अपनी डेली की स्किल्स को, उसमें ब्रश करना, उसमें उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग, उसमें उसका खाना खाना, ये सारी चीज़ें सबसे अहम है। वो वहाँ से उसको परफेक्ट करे। कई बार आपका बच्चा ब्रश जानता भी नहीं कि मेरा ब्रश कौन सा है, उसको ये पहचान भी नहीं होती। मम्मी कौन है,
पापा कौन है, और वो ये भी नहीं जानता कि पानी लेना है तो ग्लास कहाँ है। अगर उसकी डेली स्किल्स पर आप काम नहीं कर रहे हैं और आप सीधे इस पर जोर दे रहे हैं कि वो बोलता नहीं है और वो बोल जाए, तो हमें रुकना पड़ेगा और उसकी लाइफ स्किल्स, डेली रूटीन को सबसे पहले हमको काम करना होगा। डेली रूटीन पर काम करने के बाद हमको उसे सेल्फ डिपेंडेंसी पे लाना होगा। अगर हमने बच्चे को हाथ पकड़ा और उसको हम एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर उसका ब्रश और टूथपेस्ट रखा है, तो क्या हमने कहा अपना ब्रश उठाओ। तो इस तरीके की उसको डेली रूटीन और डेली लाइफ स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग्स को देना। उसके साथ ही साथ उसके अब लैंग्वेज इश्यूज पे काम करना, और उसके कुछ अगर फिजिकल मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स पर काम करना है तो उस पर कुछ एक्सरसाइजेस और स्पेशली कुछ कंसंट्रेशन वाली एक्सरसाइजेस को डालना होगा। अब बारी आती है कि अगर बच्चा 5 वर्ष का हो गया है तो अब हमें तुरंत ही स्पेशल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर देना पड़ेगा। स्पेशल एजुकेशन स्पेशल स्कूल में हो, ट्रेनिंग सेंटर में हो या इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस में हो, कहीं भी हो, बट वो सभी एक प्रोफेशनल्स के अंतर्गत होनी चाहिए। नॉर्मल टीचर्स, नॉर्मल लोग उसे लेके ना बैठे, और अगर बैठे भी हैं तो वो किसी की गाइडेंस में ही बैठे हैं कि नहीं। उसके साथ साथ बच्चे, जैसे ही आपका 14 वर्ष का होता है तो आपका बच्चा बोलता है या नहीं बोल पाता, अगर इतनी यहाँ तक पहुँच गया है कि वो समझ पाता है, तो उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स का स्टार्ट करने का समय आ गया है। वोकेशनल ट्रेनिंग को 2 साल के अंतर्गत कराने के उपरांत उसकी स्किल्स को ढूंढ लिया जाता है। क्या वो पेंटिंग अच्छी करता है, क्या वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे बजाता है, क्या वो गाना बहुत अच्छा गाता है, और हमें उस तरफ काम करना शुरू कर देना है। अगर हम इसमें अटके रहेंगे कि वो कौन सी क्लास पास कर रहा है, तो शायद हम एक अलग और गलत रास्ते पर चल जाएंगे। हमें उसकी उम्र के हिसाब से उसकी स्किल्स को एक्सप्लोर करना और उनको एक शेल्टर वर्कशॉप्स के अंतर्गत एनरोल करवा देना, यानी कि इंगेज कर देना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और जिम्मेदारी भी होगी। उसके साथ ही साथ अगर बच्चा शेल्टर वर्कशॉप में कई साल काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, रेगुलरिटी से काम कर रहा है, तो उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी दे करके उसको अंडर सुपरविजन एक जॉब दे देनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर हम क्रम करते हैं तो आपका बच्चा 18 साल से ज़्यादा का हो गया होता है। एक बच्चा अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है या कोई और ऐसे विषय से पढ़ाई करता है, वो भी शायद 22 और 23 में जाकर एक नौकरी करने के योग्य बन जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से एक दिशा निर्देश पूरा दे करके, उसका असेसमेंट करा के, टाइम टू टाइम अपने प्रोफेशनल्स के साथ लंबे समय तक कनेक्ट रहते हैं, तो फिर हो सकता है आपका बच्चा भी 21 और 22 साल की उम्र के बाद कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है अपने कार्य को करने के हेतु। अगर ये सारी चीज़ें आप ईमानदारी से इसी प्रकार से फॉलो करते हैं, और जो भी आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो ऑटिज्म या एएसडी से ग्रस्त हैं, तो आप उनके साथ इसी तरीके को पालन करें और कोशिश करें कि ईमानदार बने जीवन में, अपने प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उन स्पेशल बच्चों के प्रति जो आपकी और हमारी किसी भी तरीके के गणित को या चालाकियों को नहीं समझ पाते। उनके पास एक बहुत खूबसूरत तरीका है देखने का, समझने का, सुनने का और महसूस करने का, तो उसी तरीके से उन तक पहुंचिए और उनका विकास करिए। जीवन खुश रहने के लिए मिला है, तो कोशिश कीजिए खुश रहिए भी और खुशियां दूसरों को बांटिए भी। इसी के साथ मैं चाहूंगी आज के मेरे सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग इसको पूरा देखें, चाहे वो किसी भी वर्ग से रिलेटेड हो। अगर हम किसी भी एक बच्चे को, एक व्यक्ति को कहीं से भी कुछ उसका समाधान या उसको सहयोग प्रदान कर पाए, अगर हमने मार्गदर्शन भी दे दिया, तो शायद हमारा आज का दिन सफल हो जाएगा। इसी के साथ मेरा हेल्पलाइन नंबर 9411731750 है। आप इस पे अपने मैसेजेस, आप हमारे इस वीडियो के साथ भी अपने मैसेजेस, अपनी प्रॉब्लम्स को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपसे किसी भी तरीके का कोई शुल्क, आपको कंसल्टेंसी देने में किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लेते हैं। इसका तरीका कोई भी हमारे सेशंस के लिए व्यावसायिकता इसकी प्रमुख प्राथमिकता नहीं है। आप तक एक अवेयरनेस पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करती हूँ। फिर एक नए
विषय के साथ और तेरी मेरी कहानी में मैं आपसे जल्दी ही संपर्क करूंगी। इसी के साथ खुश रहिए और खुशहाल रहिए, जीवन को खुशियों से भरिए। इसी के साथ नमस्कार।